नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बूची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने, उसको लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्त थी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही प्लान थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और उनके उम्मीदवार जोर शोर से अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक और उम्मीदवार बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल के एक बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उनका ऑन कैमरा दिया गया ये बयान वायरल हो रहा है और विपक्षी पार्टियां उन पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। दरअसल विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि अगर आप भारत में हमारी आस्था के खिलाफ बोलते हैं या भारत के खिलाफ बोलते हैं या फिर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। बसवनगौड़ा पाटिल ने यह बयान यूपी में हुए अतीक हत्याकांड का उदाहरण देते हुए दिया। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक के लोग बीजेपी सरकार को वोट देते हैं तो वह सत्ता में दोबारा आने पर कर्नाटक में भी योगी आदित्यनाथ की शैली को लागू करेगी। उन्होंने कहा अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके साथ यूपी जैसा ही करेंगे, उसका एनकाउंटर किया जाएगा। हम उन्हें जेल लेकर नहीं जाएंगे बल्कि सारा फैसला सड़क पर ही हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी तो उसके पलटवार में बीजेपी विधायक यत्नाल ने ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एबीपी न्यूज से बात करते दौरान कहा कि देश ही सनातनी है तो मैं क्या करूं? क्या मैं अरब में हिंदुओं के बारे में बोलूं? क्या पाकिस्तान में जाकर करूं? भारत में ही तो हिंदुओं की बात करूंगा। बता दें कि सीएम शर्मा का ये बयान कांग्रेस की ओर से लगाए जाने वाले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप के बाद आया है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राहुल गांधी से सीख लेने वाली सलाह पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से सीखने के लिए हमें अमेठी से चुनाव हारना पड़ेगा। पीएम वाराणसी से चुनाव हारे क्या? ना हमें राहुल से सीखने का समय है ना ही उन्हें सिखाने का समय है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मेरे भाई राहुल गांधी से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वह इस देश के लिए गाली ही नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है। मेरा भाई कहता है कि वह सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, गोली मारो या चाकू मारो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताने वाली टिप्पणी पर भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में सांप की पूजा की जाती है और ये सांप कांग्रेस को भी काटेगा। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर 91 गालियों वाले प्रियंका गांधी के बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को जरूर किताब लिखनी चाहिए और ये जरूर लिखना चाहिए कि कैसे इमरजेंसी लगाई थी, कैसे आपने नेताओं को मारा। दरअसल कांग्रेस महासचिव ने कर्नाटक में कहा था कि अगर पीएम मोदी की ओर से मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और अगर हम लिस्ट तैयार करना शुरू कर दें तो हम एक दो के बाद कई किताबें प्रकाशित करा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इस बीच एनडीटीवी के लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के साथ मिलकर किए गए सर्वे से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये सर्वे इसलिए किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं और वोटर्स की इन पर क्या सोच है। एनडीटीवी CSDS के सर्वे से पता चलता है कि 28% लोगों का मानना है कि इस कर्नाटक चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के बाद गरीबी दूसरा बड़ा मुद्दा है। सर्वे में शामिल 25% लोग गरीबी को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, जहां युवा मतदाताओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। वहीं ग्रामीण कर्नाटक के मतदाताओं के लिए गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। सर्वे में शामिल कम से कम 67% लोगों का मानना है कि पिछले 5 सालों में उनके क्षेत्रों में चीजों की कीमतें यानी महंगाई बढ़ी है।
पीएम मोदी के कर्नाटक में दिए गए भाषण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने अपने इस भाषण में कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियां गिनाई थीं और कहा था कि अब तक 91 बार कांग्रेस के नेता उनको गालियां दे चुके हैं। वहीं अब इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम उन्हें क्यों नहीं रोक रहे, हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी की अपमानजनक भाषा उनकी संस्कृति को दर्शाती है। ठाकरे ने कहा कि मैं आरएसएस से पूछ रहा हूं कि क्या आप ऐसी संतान को स्वीकार करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सोमवार 1 मई को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने का वादा किया। साथ ही बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध देने का भी जिक्र किया। वहीं अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी राज्य के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू क्यों नहीं कर रही। इसके जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि जहां हम जिस चीज को कर सकते हैं वहां करने की कोशिश करते हैं। अब राज्य में ये विषय है तो इसका जिक्र किया गया, जब केंद्र का विषय आएगा तो हम वहां भी इसे रखेंगे। फिलहाल राज्य में चुनाव है, वहां की जनता इसे चाहती है तो इसे रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की परंपरा बदलने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी को जिताने के लिए कर्नाटक की जनता काफी उत्साहित है। बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में आने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 मई को अपनी पार्टी के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ अपनी बात करते हैं। मोदी जी बताइए, आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया? राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे? ये चुनाव आपके बारे में नहीं, कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में क्राई पीएम पे सीएम 40% कमीशन सरकार ने हाल ही में एक नया बीजेपी बोगस मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उनके 2018 के घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा करने में विफलता को देखते हुए विश्वसनीयता की कमी है। बीजेपी ने घोषणा की है कि बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे, जबकि पहले इन सिलेंडरों की कीमत 3 गुना हो गई थी। सबके फायदे के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं कर देते। साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि अमूल बनाम नंदिनी विवाद से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बीपीएल परिवारों को आधा लीटर दूध मुफ्त देने की पेशकश कर रही है और समान नागरिक संहिता भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के वास्तविक इरादे के बिना केवल ध्यान आकर्षित करने की बीजेपी की एक चाल है। तिहाड़ जेल से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि जेल के अंदर ही बड़े गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। टिल्लू ताजपुरिया को राइवल गैंग के लोगों ने मौत के घाट उतारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया पर हमले के बाद उसे सुबह 6:30 बजे टीडी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर लोहे की रॉड से योगेश टुंडा और उसके साथी लोगों ने हमला किया था। आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही रोहिणी कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में दूसरे टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी। तब उसके 2 शूटर भी दिल्ली पुलिस ने मार गिराए थे। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई झड़प के बाद बीसीसीआई एक्शन में है। बोर्ड ने विराट कोहली और गौतम गंभीर और नवीन उल हक तीनों खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया है। विराट कोहली और गौतम गंभीर पर मैच फीस का 100%, तो वहीं नवीन उल हक पर 50% जुर्माना लगाया गया है। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए थे, जिसके बाद बीच बचाव में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।